सुप्रभात बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा से एक पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने इस किताब से पाठ 16 कुछ कही कुछ अनकही पढ़ा था और इस पाठ में हमने संचार के साधनों के बारे में पढ़ा था कि संचार के कौन कौन से साधन होते हैं और कैसे वो हमारी सहायता करते हैं अपनी बात एक इंसान से, एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाने में, अपने विचार पहुंचाने में। और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? शाबाश, याद करिए। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था एक चिट्ठी का सफर, कि कैसे एक चिट्ठी जो है किसी भी घर से या किसी एक अपने से दूसरे तक पहुंचती है, उसका सफर कैसा होता है। अब वो सब जानने के बाद हम अपना बचा हुआ पाठ समझेंगे, पढ़ेंगे और साथ साथ आज इस वीडियो में हम उसका अभ्यास भी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ तक हम जो है अपना पाठ जो है वो पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यह एक चित्र दिया गया है। इससे पहले भी मैंने एक छोटा सा चित्र आपको चिट्ठी का दिखाया था, लेकिन यहाँ उसको बड़ा करके दिया गया है आपको समझाने के लिए कि जो चिट्ठी होती है, जो पत्र होता है, वह किस तरह का होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर नाम है प्रेषित, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर नाम है प्रेषक। अब आप पूछोगे कि ये प्रेषित क्या होता है और प्रेषक क्या होता है। बच्चों, जहां प्रेषित लिखा है, यहां पर आपको उस व्यक्ति का पता लिखना है, ठीक है, जहां पर आपको वो चिट्ठी पहुंचानी है, जिसको आपने वो देनी है, जिस तक आपने अपनी बात पहुंचानी है। और प्रेषक में आपको जो है, यहां प्रेषक, यहां पर आपको अपना पता लिखना है कि ये चिट्ठी लिखी किसने है। तो यहाँ सामने वाले जिसको भेजनी है उसका पता और यहाँ अपना पता। अब देखिए क्या लिखा है। चित्र में दिखाए गए अंतर्देशीय पत्र पर प्रेषक, अब आया ना प्रेषक, भेजने वाले की जगह अपना नाम और पता, प्रेषित जिसको भेजा जाना है उसकी जगह अपने मित्र का नाम और पता लिखें। तो आप अपने दिमाग में किसी भी मित्र का या अपने किसी रिश्तेदार का नाम लेके आए और यहाँ पर लिखें जिसको भेजना है, और यहाँ पर आप अपना पता लिखें। अगले पॉइंट में क्या कहा गया है कि डाकघर से घर तक चिट्ठी पहुंचने के क्रम को लिखो। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हम डाकघर से जो चिट्ठी उठाई जाती है और वहाँ से कैसे वो आपके अपनों तक पहुंचाई जाती है, वो क्रम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम चिट्ठी को डाकघर में लेकर जाते हैं, वहाँ उसे लेटर बॉक्स में डालते हैं, फिर वहाँ से उसकी छटनी होती है, उसको डाक गाड़ी में छटनी करके रखा जाता है, और वो डाक गाड़ी फिर डाकिया वहाँ से आपके पत्र को लेकर छटनी करके जो आपको जिस भी पते पर वो पहुंचानी है वहां पर वो पहुंचा देता है, और इस प्रकार से आपका क्रम पूरा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बात इशारों में। अब देखिए बच्चों, जब हमने दो तरीके सीखे अपनी बात को रखने के। पहला, जो आदमी, जो इंसान हमारे सामने है, उससे हम सीधी बातचीत करते हैं अपने विचार, अपने भाव समझाने के लिए। दूसरा, हमने देखा संचार के साधन, कि भाई संचार के साधन के सहायता से, उनकी मदद से हम अपने विचार उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम अपने जो हाव भाव होते हैं, कुछ इशारों से, कुछ चेहरे के, हाथों के, शरीर के हाव भाव से भी हमारे विचारों को दूसरों के सामने जो है रख सकते हैं। जैसे कभी तुमने देखा होगा, तुम्हारा कोई भी मित्र जब गुस्सा होता है, उसको गुस्सा आता है, तो उसकी आंखें ऐसे फैल जाती हैं, वो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। या कोई खुश होता है तो उसके चेहरे पर कैसे भाव होते हैं, याद करो सभी। या कोई बात कोई सोचता है, तब उसके हाव भाव कैसे होते हैं।
तो कई बार आप सामने वाले को सिर्फ उसके हाव भाव देख कर ही पहचान लेते हो कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या अभी उसका जो मूड है, जो उसकी मनोस्थिति है, वो कैसी है। तो देखिए, हम बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। जानते हो कैसे? इशारों और चेहरे के हाव भाव से। कई बार अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर इशारा करती है तो तुम देखो बिना बोले ही समझ जाते हो। जब तुम कक्षा में बहुत शोर करते हो और तुम्हारी अध्यापिका या अध्यापक मुंह पे उंगली रख लेते तो तुम उनके बिना कहे ही समझ जाते हो कि वो तुम्हें चुप रहने के लिए कह रही है, और तुम चुप भी हो जाते हो। नृत्य, नृत्य मतलब डांस, नाच। नृत्य में भी इशारों और चेहरे के हाव भाव से बात समझाई जाती है। बिल्कुल सही, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। तो बेटे, मुद्राएं सीधा सा इसका अर्थ है आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब देखो अगले पेज नंबर 129 पर यहाँ पर कुछ मुद्राएं दी गई है। आप इनको हाव भाव भी कह सकते हो, और कुछ इशारे दिए गए हैं। आपको उनको पहचानना है और उनके नाम यहाँ पर जो ये खाली जगह दी गई है, जो मैंने भर दी है आपकी सहायता के लिए, यहाँ पर भरनी है। जैसे ये मुद्रा देखिए, हाथों की मुद्रा, ये हम नृत्य करते समय, नाचते समय, डांस करते समय जो है करते हैं, तो हम यहाँ भरेंगे नृत्य करना। अब आंखों पे हाथ रखा है, तो यहाँ पर जब खेलते हो आप, ठीक है, छिपने वाला खेल खेलते हो तब ऐसा करते हो ना, तो छुपना। अब ये मुद्रा देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात, ये कुछ सोच रहा है, तो ये सोचने वाली मुद्रा है। इस लड़की ने मुंह पर उंगली रखी है तो ये चुप होने को कह रही है, ये चुप रहने वाली मुद्रा है। और इसने, ये देखिए, आपने कभी जब भी आप कहीं पर गए हो किसी भी सड़क से, तो ऐसे आपने किसी आदमी को देखा है? बिल्कुल सही बात, यह यातायात को नियंत्रित रखता है और उसका यह हाथ रोकने का इशारा करता है। और यह देखिए इस बच्चे के हाथ, ये कोई खेल खेल रहे हैं, और जिस प्रकार से इसके हाथ की मुद्रा है, यह उड़ान भरने का इशारा कर रही है। अब देखिए बच्चों, अब हम ये भी करते हैं, क्या कहा गया है कि यहाँ भिन्न भिन्न भावों को दिखाते हुए कुछ चेहरे दिए गए हैं। बिल्कुल दिए गए हैं। इनके भावों को पहचानो और नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो, तुम भी अपने चेहरे पर ऐसे भाव दिखाओ। ये तो बहुत ही मज़ेदार काम है। पढ़ाई में तुम जो है काफ़ी मनोरंजक चीज़ें भी कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल इनको पहचानना है कि इनके चेहरे के भाव से क्या लगता है कि इनके अंदर के भाव क्या है, और बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी चेहरा बनाना है। ठीक है, अब देखो इस लड़के को देखो, इसकी भौहें तनी हुई हैं, आंखें फैली हुई हैं, तो मतलब ये गुस्सा है, तो ये क्रोधित हुआ। इस लड़के के चेहरे पर देखो कितनी प्यारी सी मुस्कान है, तो ये खुश हुआ। अब इसको देखो, इसका मुंह कैसे हैरानी से खुला हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो ये हैरान है। और ये बच्चा, आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो ये बच्चा रो रहा है। अब ये बच्चा, इसकी आंखों में देखो, इसके चेहरे पर देखो कितनी उदासी दिखाई दे रही है, तो ये बहुत दुखी है। और यह बच्चा देखो, इसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, बिल्कुल मुंह लटका रखा है इसने, इसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, तो यह बच्चा उदास है। तो देखा बच्चों, कैसे बिना बोले, बिना अपनी बात कहे भी आप किसी को समझा सकते हो कि आपके अंदर जो है इस समय कौन से हाव भाव चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और पेज नंबर 130। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है कि तुम भी कभी अपने रिश्तेदार के घर गए होगे, अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए मित्र को चिट्ठी लिखो। तो बस, तो बच्चों, प्रेषक प्रेषित मैंने आपको पिछले पेज पर समझाया है। आपको भी अब की बार फोन से ना बातचीत करके किसी भी रिश्तेदार के लिए एक चिट्ठी लिखनी है और उसमें अपने मन की बात लिखनी है। आगे क्या कहा गया है, चित्रों में रंग भरो। ये एक टेलीफोन है, उसका चित्र है, और ये पत्र पेटी है। तो आपको सुंदर सुंदर से जो रंग हैं यहाँ पर प्रयोग करने हैं और इनको कलर करना है, इनमें रंग भरना है। पत्र पेटी जिसमें हम पत्र डालते हैं, टेलीफोन जिससे हम संचार का साधन दूसरों से बातचीत करते हैं। आगे क्या कहा गया है, बातचीत करने के कुछ साधनों के
चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर लगाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो और कक्षा में लगाओ। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है जैसे हमने बिल्कुल पाठ की शुरुआत में पढ़ा था। यहाँ पर ऐसे संचार के साधनों के चित्र इकट्ठा करने हैं और फिर उनको एक चार्ट पे चिपकाना है और उनके नीचे यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। अब आगे देखो, परखें और सीखें। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको इस पाठ की समझ के आधार पर देने हैं। पहला प्रश्न, हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से जाते हैं? तो भाई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने तो यहाँ कुछ उदाहरण के लिए लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भाई आप किसी से मिलने के लिए भी जा सकते हो, नौकरी के लिए भी जाते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, किसी से मिलने के लिए भी जाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी कारण आए, जो अपने आसपास आप अपने घर में देखते हैं, किसी परिचित से सीखते देखते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे क्या पूछा है? हम अपने विचारों को दूसरों तक किन किन साधनों से पहुंचा सकते हैं? तो बच्चों बहुत से साधन होते हैं जो इस पूरे पाठ में हमने पढ़े हैं। तो चिट्ठी से भी पहुंचा सकते हैं, फ़ोन से भी पहुंचा सकते हैं, ईमेल से भी पहुंचा सकते हैं, भाई मैसेज जो आपके होते हैं उनके माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो जिन जिन साधनों से आपको लगता है, जो जो साधन आपके पास जो है उस समय हैं, जिनको यूज़ करने में आप, जिनका प्रयोग करने में आप सक्षम हो, उनको आप यहाँ पर लिखोगे। फिर आगे क्या पूछा कि पुराने समय में जब यातायात के साधन नहीं थे तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते होंगे? तो इस प्रश्न की उत्तर के लिए, इसके उत्तर के लिए आप अपने दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा की मदद लीजिए। तब आपको जानने में ज़्यादा आसानी होगी कि पहले जब ये यातायात के साधन नहीं थे, गाड़ी, कार, बस, तो आप कैसे जाते थे। तो निसंदेह आपको वो कुछ ऐसे से ही जवाब देंगे कि बैलगाड़ी होती थी, ठीक है, और पैदल भी जाते थे, और घोड़े से भी जाते थे, कई बार खच्चर से भी जाते थे, या इनके अलावा और कोई जो जो ये वर्तमान में साधन हैं, ठीक है, ये जब नहीं थे तो किस माध्यम से वो अपने उस जगह तक पहुंचते थे, उस स्थान तक पहुंचते थे, वो आपको उनसे पूछ कर यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों हमारा जो पाठ है वो हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आप इसको अच्छे से दोहराएंगे।